स्काई ट्यूटोरियल्स कोचिंग की तरफ से जो नीट टारगेट के बच्चों के लिए कंबाइंड टेस्ट हुआ था 8 तारीख को, उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन है। ये स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक बॉडी है जो एक सर्कल में घूम रही है जिसका रेडियस है r, कांस्टेंट स्पीड v से, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, v बाई आर, क्योंकि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि स्टोन है जिसका मास m दे दिया गया है, लेंथ l दिया है और वो कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है। तो स्टोन फ्लाइज, मतलब उसके वेलोसिटी के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो वेलोसिटी किधर की होगी, आउटवर्ड रेडियली नहीं, इनवर्ड रेडियली नहीं, टेंजेंशियली आउटवर्ड, बिल्कुल सही है, टेंजेंशियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। एक्सेलरेशन की बात नहीं कर सकते भाई, एक्सेलरेशन की बात में तो अगर केवल v स्क्वायर बाई एल होता तो हम सोचते भी, यहाँ तो मास का भी मल्टीप्लाई कर दिया गया था, तो ये फोर्स वाली बात है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि कार है जो हॉरिजॉन्टल रोड पे घूम रही है, वो बाहर की तरफ फेंका जाएगी एक टर्न लेते वक्त, कब, जब उसके पास ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, जब उसके, क्योंकि किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही होता है। अगर उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता है तभी वो घूम नहीं पाएगा, तो ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो बाहर की ओर फेंका सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक बॉडी है, मास m का, वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा 0 हो गया। अल्फा 0 है, इसका मतलब उसका AT 0 है। क्लियर ना, AT 0 ने का मतलब कि जो उसका स्पीड है, स्पीड v वेलोसिटी नहीं, स्पीड, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। पढ़ते हैं कि उसका क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं, डायरेक्शन बदल रहा होगा, मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड वाली क्वांटिटी है, हाफ mv², जहाँ पे v स्पीड है, तो वो चल सकता है। क्लियर ना, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि अगर ओवरब्रिज कॉनकेव शेप का हो, कॉनकेव शेप का अगर ओवरब्रिज हो तो नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगेगा, AC या AR। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इज इक्वल्स टू mv² बाई आर, जहां पे r उसका क्या है, रेडियस है। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg प्लस mv² बाई आर। तो नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस mv² बाई आर, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में बोला गया कि कितना फोर्स, कौन सा फोर्स रिक्वायर होगा एक बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन घुमाने के लिए, तो वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी बताए थे। क्लियर ना, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि 500 kg की कार है, टर्न ले रही है, आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात हो रही है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv² बाई आर, m की वैल्यू mv² बाई आर है, mv² बाई आर। तो m की वैल्यू कितनी है, 500, v की बात करेंगे तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 36 इंटू 5 बाई 18, 18 टू जा 36, कितना आ जाएगा, 10 आएगा, 10। ठीक है, तो v का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन r की वैल्यू कितनी है भाई, r 50, तो कट जाएगा, ये 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि अगर आउटर मोस्ट पार्टिकल का वेलोसिटी v0 है, तो भाई अगर इसका वेलोसिटी v0 है, देखो अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसका v अलग अलग हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका ओमेगा सेम होगा, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। तो v0 बाई आर कितना हो जाएगा, 3l हो जाएगा। c की बात करते हैं, सबसे पहले c की बात करेंगे, पार्टिकल c की। तो अंदर की ओर टेंशन लग रहा होगा, यही टेंशन m ओमेगा² r का काम कर रहा होगा, तो m ओमेगा का स्क्वायर क्या लिख लेंगे, v0 बाई 3l का स्क्वायर, m ओमेगा² r, r कितना है, r जो है वो तो 3l है भाई। फिर हम लोग बात करते हैं पार्टिकल b की, तो अंदर की ओर क्या लगेगा भाई, tb, बाहर की ओर क्या लग जाएगा, tc, अंदर की ओर tb, बाहर की ओर tc। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इज इक्वल्स टू mr ओमेगा²। तो m, अब की बार जो r होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 2l, तो mr ओमेगा² मतलब कितना, v0 बाई 3l का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से tb कैलकुलेट करेंगे तो tc इधर जाके जुड़ जाएगा,
तो 2l और 3l जुड़ के कितना हो जाएगा भाई, ये 5l m v0 अपॉन 3l का होल स्क्वायर। क्लियर ना? अगर हम लोग ऐसे ही बॉडी ए को देखें, ए को देख रहे हैं, अंदर की ओर TA, बाहर की ओर क्या लग जाएगा भाई, TB। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो m ठीक ठीक है भाई, इसका जो r है वो तो l हो जाएगा, और ओमेगा की जगह क्या लिख लेंगे, v0 बाई 3l का स्क्वायर। ठीक है, TB की वैल्यू क्या है, 5l, उधर जाके जुड़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5l में l जोड़ देंगे, बाकी सब तो कॉमन ही है, तो 6lm v0 बाई 3l का होल स्क्वायर। इस वाले TB पर, अरे सॉरी TA होगा यहाँ पर ना, TA हो जाएगा भाई, TA, तो ये हम लोग का TA हो जाएगा ना, क्योंकि TB उधर जाके जुड़ गया है। तो TA, TB और ये TC पर ध्यान देते हैं। ये वाला टर्मोलॉजी देखो सब में सेम है, m v0 बाई 3l का स्क्वायर सब में है। रेशियो लेंगे तो l कट जाएगा, क्या बचेगा कि 3:5:6 या 6:5:3, जो भी ऑप्शन में है, तो 3:5:6, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं, ध्यान देते हैं। बोला गया T1 बाई T2 बताना है, तो हम इस ब्लॉक का एबिलिटी देखें अगर, तो ये 30, तो ये भी 30, T1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, T1 sin 30। भाई अगर ये रेस्ट में है तो इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल, और इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल होगा। हम लोग का इसको इसके इक्वल करने से काम चल जाने वाला है। कैसे? क्योंकि T1 sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू T2, तो अगर हम T1 अपॉन T2 निकाले तो 2/1 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एंगुलर स्पीड चाहिए किसका, मिनट हैंड का और आर हैंड का। तो अगर हम लोग एंगुलर स्पीड की बात करें किसका, मिनट हैंड और आर हैंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन टी की बात करेंगे। मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, मिनट हैंड का जो टाइम पीरियड, कितनी देर में मिनट हैंड वापस वहीं आ जाएगा, तो वो जाएगा 60 मिनट या फिर 1 घंटा। तो 1 घंटे में बात कर रहे हैं, घंटे में अगर हम ये भी लिख देंगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर इसकी केवल इसकी वैल्यू पूछी जाती तो फिर हम लोग यहाँ मिनट में कन्वर्ट करते 3600 सेकेंड रख देते हैं। तो यहाँ 2 आर हैंड का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 12 आर, तो 2 आर से आर कैंसिल, 12 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से जो जवाब आ जाएगा वो कितना जाएगा 12:1। तो 12:1 आता हुआ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोला गया है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कब घूमता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तब घूमता है जब उसके पास AR तो हो लेकिन AT ना हो। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि AR तो चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि AR होगा तभी तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। लेकिन AT होने से क्या होता है, उसका स्पीड बदलता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो AT नहीं होना चाहिए, AR हो AT ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। थीटा दे दिया गया और हम लोगों से क्या पूछा गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसको पकड़ के डिफरेंशिएट कर दे पहली बार, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा ओमेगा, तो थीटा नॉट का तो 0, थीटा 1 t का थीटा 1 और प्लस थीटा 2 t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, पावर आगे पावर कम, ठीक है ना। अगर हम इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दे, क्या चीज डी ओमेगा बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा, और हम लोग को सिंपली क्या मिल जाएगा 2 थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, तो 2 थीटा 2, थीटा 1 नहीं 2 थीटा 2, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोला गया है कि पहले फर्स्ट 2 सेकंड में चल रहा है कितना थीटा 1 और अगले 2 सेकंड में कितना चल रहा है थीटा 2। याद करो सिखाया गया होगा कि भाई इक्वल टाइम इंटरवल में जो एंगल रोटेटेड होता है उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:2, ऐसे चलता रहता है। क्लियर ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले 2 की बात कर रहे हैं तो हम 1:3 थीटा 1 बाई थीटा 2 ले लेते हैं, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल क्या आएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 थीटा 1, ठीक है ना। तो थीटा 2 इक्वल 3 थीटा 1, तो थीटा 2 बाई थीटा 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर्कुलर मोशन के केस में कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट नहीं रहती, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्लियर ना?
तो स्पीड तो कांस्टेंट रहती है भाई, तो ये तो नहीं हो सकता। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, इसीलिए मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ये भी कांस्टेंट रहता है इसलिए सही नहीं है, ये भी कांस्टेंट रहता है इसलिए सही नहीं है। बोला गया कौन कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए बी है ठीक इसका, ठीक है। 15th की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोला गया? फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया गया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा भाई? F cos 60 इज इक्वल्स टू 40, क्लियर ना? तो F अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या दे दिया गया? 40। क्या पूछा गया? वर्टिकल कंपोनेंट, तो F sin 60 पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो F sin 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2। अब F/2 कितना है? F/2 तो 40 है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40√3 न्यूटन, क्लियर ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ बोलेगा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो नेसेसरी है जस्ट टू होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी। हम लोग को चाहिए कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए। तो अगर हम यहाँ नॉर्मल कैलकुलेट कर लें तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 न्यूटन। तो अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले तो म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 0.2, तो 0.2 इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है भाई? 10 है। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो क्या ये 2 न्यूटन आ गया कि नहीं? तो भाई इतना फोर्स तो चाहिए, क्यों? क्योंकि इतना 10 न्यूटन तो लगाना ही पड़ रहा है। तो लिमिटिंग किधर लग जाएगा? ऊपर की ओर। और किसको बैलेंस करने के लिए? mg को। मतलब पक्के से जो लिमिटिंग होगा वो mg के इक्वल होगा, क्योंकि इतना तो चाहिए ही चाहिए ताकि ये ब्लॉक यहाँ पे रुका रहे। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से सोचेंगे तो जो mg होगा वो लिमिटिंग के इक्वल, और लिमिटिंग कुछ और नहीं, कितना आया है? 2 न्यूटन। वेट पूछा भी गया है तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया कि 1/3 ऑफ द लेंथ हैंग कर रहा है, तो ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि L/3 हैंगिंग लेंथ मैक्सिमम, क्या फॉर्मूला क्या था? μL/μ+1, L से L कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? μ+1 इज इक्वल्स टू 3μ, तो यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2μ। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, और 1/2 रखता हुआ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो v0 स्पीड से चल रहा है और सड़क पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है म्यू, तो कितने कम से कम डिस्टेंस में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन मोशन लगा लेते हैं। v² इक्वल u² प्लस 2as। स्टॉप्ड है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? इनिशियल वेलोसिटी थी v0, क्या हो जाएगा? v0 का स्क्वायर फिर माइनस, क्योंकि रिटार्ड करेगा ना 2, a कितना आ जाएगा? म्यू आएगा। कैसे? क्योंकि भाई f इज इक्वल्स टू ma, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा? म्यू इंटू mg। तो अगर हम यहाँ पर a पर ध्यान देंगे तो वो कितना आ जाएगा? म्यू mg/m। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू जी, तो म्यू जी और इंटू क्या हो जाएगा? s, इधर उधर कर लेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी v0² अपॉन 2μg, ठीक है? तो s की वैल्यू हो जाएगी v0² अपॉन 2μg। तो v0² अपॉन 2μg मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बोला गया है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड होगी जिससे वो कार बिना उस सर्कुलर ट्रैक पर स्किड किए चल सके। तो यहाँ जो Vmax का फॉर्मूला आएगा वो कितना होता है? वो होता है √μRg। कहाँ से आता है ये? तो हम लोग यहाँ से चालू करते हैं कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन mv²/r के इक्वल होता है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना भाई? वो होगा μmg इज इक्वल्स टू mv²/r, ताकि पूरी ताकत लग जाए। मैक्सिमम के लिए तो हम लोग लिमिटिंग ही लगा देंगे, तो यहाँ से m से m कट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? √μr और g, जो भी यहाँ लिखे थे, क्लियर ना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक बोला गया एक 60 kg का बॉडी है जिसको पुश किया जा रहा है, वो जस्ट इतना फोर्स लगा है कि वो जस्ट चलना शुरू कर दिया है, और जैसे ही वो चलने लगा है तो उस पर उतना ही फोर्स कंटिन्यू रखें जो चलाने के लिए जरूरी था। ध्यान से, जैसे किसी ब्लॉक को चलाने के लिए जो जरूरी फोर्स है वो लगाया गया और वो जस्ट चलना शुरू कर दिया गया, तो वही फोर्स लगाए रखे। और जब कोई बॉडी चलने लगती है तब तो उस पर काइनेटिक लगने लगता है। तो बोला गया है कि भाई तब बताओ कि उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा जब वो चल रहा होगा।
तो कितना फोर्स हम लोग लगाए होंगे, एक्सटर्नल फोर्स उतना ही होगा जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ये ध्यान रहे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स है किसके इक्वल, लिमिटिंग के इक्वल। और फ्रिक्शन फोर्स उस दौरान कितना लगेगा, एफ के इक्वल, एफ के, क्लियर ना, एफ के इक्वल लगेगा। तो अगर हम ए निकालें क्या हो जाएगा, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, तो म्यू एस इंटू एम जी माइनस म्यू के इंटू एम जी अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। तो एम तो कॉमन लेके कट जाएगा। म्यू एस की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू एस की वैल्यू है 0.5, 0.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा 5, माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4, 0.4 इंटू 10 4, 5 माइनस 4 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका, डी ऑप्शन जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है भाई कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा जा रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इधर की ओर क्या आएगा, इधर की ओर आ जाएगा एफ कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इधर की ओर क्या आएगा, एफ साइन 30, f/2। ऊपर की ओर और कौन लगेगा, नॉर्मल। नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, एम जी, एम कितना है 50, ठीक है, एफ कितना है 40, तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 प्लस नॉर्मल इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। तो जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो 30 न्यूटन आ रही है कि नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू 30 न्यूटन आ जाएगी। अब अगर हम लोग आगे ध्यान से सोचें तो जो ये f √3/2 है वो इक्वल होना चाहिए किसके, बताओ, जो ये f √3/2 है अगर हम लोग को चाहिए कि वो चला ले जाए तो f √3/2 या तो लिमिटिंग के इक्वल हो या तो लिमिटिंग से ज्यादा हो। तो अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें तो f √3/2 पहले चेक कर लेते एक बार, f की वैल्यू कितनी 40, 40/2 तो कितना आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20√3। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें एक बार, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन। व्हाट इज म्यू, म्यू इज 0.2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 30, तो यहाँ से सिंपली ये 6 न्यूटन आ रहा है, ये तो बहुत कम है, 20√3 तो बहुत ज़्यादा है, तो क्लियरली चलेगा, बहुत तेज तेज चलेगा भाई। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स अपॉन मास। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा 5 kg। यहाँ तक समझ में आ रहा है, थोड़ा जुगाड़ लगाएं एक बार, डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 4√3, अलग अलग डिवाइड करें, क्लियर ना। अब माइनस 5 1 5 और ये 2, 1.2 आ जाएगा। अगर हम थोड़ा बेहतर देखें इसको तो 4√3 की वैल्यू कितनी 1.7 माइनस 1.2, 17 4 जा कितना आएगा 6.8 और माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 6.8 लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रहे, थोड़ा राइटिंग का दिक्कत है। 6.8 माइनस 1.2 ये कितना आ जाएगा 6 और 5, 5.6 आ जाएगा। तो 5.6 टाइप्स कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक ठीक हो जाएगा, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया बॉडी और सरफेस के बीच में, इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री इज 0.5, जी की वैल्यू दी गई, एक्सेस ऑफ द बॉडी पूछा जा रहा है डाउनवर्ड की ओर कितना होगा। ध्यान देते हैं एक बार, ध्यान से देखा जाए, ये वाला एंगल कितना दे दिया गया है 45 डिग्री, क्लियर। इसको देखते हैं एक बार, ये ऐसा कुछ एक बॉडी दिया गया, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, ठीक। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। इधर की ओर आ जाएगा एम जी कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। इधर की ओर क्या लग जाएगा नॉर्मल, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी mg/√2, क्लियर ना। तो नॉर्मल मिल गया, चलाने वाला फोर्स कितना है mg/√2। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें कितना आ जाएगा 0.5 इंटू mg/√2। तो अगर हम लोग a निकाले तो क्या लिख लेंगे, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, तो क्या लिखेंगे mg/√2 माइनस 0.5 इंटू mg/√2 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है m, तो m एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से g/√2 कॉमन भी ले ले तो 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो g/√2 अगर g√2 का मल्टीप्लाई कर लें एक बार तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.9/√2।
अगर हम ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा ये 4.9 रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 4.9 बाई रूट 2। अच्छा 4.9 बाई रूट 2 ही ऑप्शन है क्लियरली, इसका ऑप्शन नंबर ए तो दिख ही रहा है। क्लियर ना? तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 क्या बोला जा रहा है कि भाई कितना सी का मास हो कि जो ए है वो प्रिवेंट हो जाए, बच जाए चलने से। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसका mg, तो बी वाले का मास कितना दे देगा 5, तो 50 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 0.2, किसके बीच में दिया है फ्रिक्शनलेस पुली, जहां पे लिखा हुआ है किसके बीच में है ये ए और टेबल के बीच में, ए और टेबल के बीच में। तो mg अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि mg तो टेंशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एफएल की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.2 इंटू ए का मास कितना है, ए का मास है 10 प्लस सी का मास पता करना और इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो 50 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस एम, 2 से कट कर देंगे 25, 25 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 15 kg। क्लियर ना? तो अगर हम लोग को ये चाहिए कि नहीं भाई जो a है वो चलने से बच जाए तो c का मास कितना चाहिए 15 kg होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन इसका है, इसका ऑप्शन नंबर ए आता हुआ दिखेगा। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो किसका कितना होता है, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। विच इज अ सुटेबल मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अगर कम करना हो तब क्या करेंगे, तो बोले बॉल बेरिंग का यूज कर सकते हैं, पॉलिश कर देंगे, ऑयलिंग लुब्रिकेशन कर देंगे तो भी हो जाएगा, इसका मतलब इसका ऑल ऑफ द अबव ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चल रहे हैं। 26 क्या बोला गया है कि बी पर कितना फोर्स लगा दे, कम से कम कितना फोर्स लगा दे कि जो ब्लॉक बी है वो चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो ब्लॉक बी को चलाने के लिए वो फ्रिक्शन फोर्स जो ग्राउंड लगाएगा वो प्लस वो फ्रिक्शन फोर्स जो ब्लॉक ए लगाएगा वो, अगर वो दोनों से ज्यादा या जस्ट इक्वल हो गया तो ये जो ब्लॉक बी वो चलना शुरू कर देगा। चलते हैं FL1 पता लगाते हैं। FL1 भाई ग्राउंड और बी के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.3, 0.3 नॉर्मल की वैल्यू, ए का मास कितना है 100, बी का मास है 200, टोटल मास 300, जी से मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई कर लेंगे 900 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.2, ए का मास कितना है 100, जी से मल्टीप्लाई 1000 तो ये कितना बन जाएगा 200। तो जो एफ की वैल्यू होनी चाहिए वो 900 प्लस 200 मतलब 1100 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। तो f की वैल्यू कम से कम कितनी चाहिए 1100, ताकि जो ब्लॉक b है वो चलना शुरू कर देते। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में बोला जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस 0.6 ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस किया गया, अगर ट्रक जो है एक्सेलरेट हो रहा है कितने से 5 मीटर पर सेकंड, तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर कितना लग रहा होगा। ब्लॉक पे लगने वाला पहले हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें, वो कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10, तो क्या वो 6 न्यूटन आ रहा है कि नहीं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या उतनी जरूरत पड़ भी रही है कि नहीं। उसको ट्रक है, ट्रक पीछे से खुला हुआ मान रहे हैं ऐसे है, और यहाँ पे हम कोई ब्लॉक रख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ब्लॉक, इस ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो जो मैक्सिमम लग सकता है वो है 6 न्यूटन। अब इस ब्लॉक को जरूरत कितने की, ये कितने से एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम इसका नीड निकालते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिस पर कोई फोर्स नहीं लगता है और उसका सिस्टम, उसका सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस एक्सेलरेट होता है, तो उस ब्लॉक को चलाने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट कितनी है, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 5 ma, तो रिक्वायरमेंट कितने की है 5 की है, लग कितना सकता है 6, तो लगेगा कितना जितनी जरूरत है, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, इसका आंसर ए आएगा। क्लियर ना? चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्यों चल रहे हैं। 28 लिखा हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना दे देगा 10 kg, उसको रखा गया किस पर, एक प्लेन इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो शुरुआत कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री, जो ब्लॉक का मास है वो कितना है 10 kg। बोला गया कि भाई कितना फोर्स मिनिमम चाहिए ताकि हम इस ब्लॉक को ऊपर की ओर चला सके। तो भाई एक तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा और एक और फोर्स नीचे की ओर लगेगा। कौन कौन सा फोर्स, भाई पहला फोर्स क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा
और एक और फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, लिमिटिंग, FL। FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू mg cos थीटा। मतलब कि अगर हम लोग बात कर रहे हो मिनिमम फोर्स की, तो कम से कम जो फोर्स है F मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, mg sin थीटा। तो mg की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं 100, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, क्लियर ना, प्लस फिर यहाँ पे आएगा mg, म्यू कितना है, म्यू है 0.5, mg क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी √3/2। ठीक, अगर हम यहाँ ध्यान देखें तो 2 5 जा 10 कितना आ जाएगा, ये 50 आ रहा है क्या, 50 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे 25√3, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 25√3 की वैल्यू कितनी 1.73, मल्टीप्लाई करें इसको 1.7 ही ले लेते हैं, तो 1.7, तो 25 17 का टेबल पढ़ते हैं, 17 5 जा 85, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 8 कैरी, 17 2 जा 34 और 8 कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42.5 ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 92.5 न्यूटन कम से कम आसपास चाहिए। तो 92.5 के आसपास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। जी के वैल्यू शायद वो 9.8 लिए होंगे, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है कि अगर सरफेस फोर्स लगा रहा है F, तो सरफेस F की रेंज क्या होगी। भाई अगर किसी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस रखे जिसका मास कितना है m है, क्लियर ना। तो अगर हम इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो एक फोर्स तो धरती माता ग्रेविटी का लग रहा होगा कितना mg, और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा कि नहीं लिमिटिंग, इन दोनों का रिजल्टेंट ही कौन लगा रहा होगा, ग्राउंड, जो किससे दिया गया है F से दिया गया है। तो F की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू जाएगी √mg प्लस F का स्क्वायर। अब ये F की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू ऐसा हो सकता है कि भाई लगे ही नहीं, तो ये नहीं लगेगा, तो ये mg का जो स्क्वायर है वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हो F मैक्स की, तो मैक्सिमम कितना लगेगा, तो बोले लिमिटिंग जो है वो म्यू इंटू एन के इक्वल, म्यू इंटू mg के इक्वल हो जाए, तो अंडर रूट में क्या हो सकता है mg का स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ mg का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम mg कॉमन लेके रूट से बाहर कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बचा कि नहीं। इसका मतलब अगर हम F की बात करें, तो जो F का रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई, F कम होगा या मैक्स टू मैक्स कहाँ तक लग सकता है, mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, या ज्यादा किससे होगा बताओ, mg से। तो जो F की वैल्यू होगी वो mg से लेके mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बीच में होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आता हुआ दिख जाएगा, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं एक बार, एक व्हीकल जिसका मास है m, मोमेंटम p दिया हुआ है। अच्छा, अगर मोमेंटम है p, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको m इंटू वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से v की वैल्यू जो आएगी वो p अपॉन m आ जाएगा। बोला गया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, अभी अभी जस्ट हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं पिछले किसी क्वेश्चन में, कि जो v आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो होता है s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, तो v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। और व्हाट इज v, v इज नथिंग बट p बाई m, लेकिन उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर म्यू इंटू जी। तो जो भी इसका ऑप्शन आ रहा हो, इसका ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है कौन सा, p स्क्वायर अपॉन 2 म्यू m स्क्वायर जी, नहीं ये नहीं, इसमें p का स्क्वायर नहीं है, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए इसको। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 3 माइनस 2 मतलब आई कैप, मतलब 1 आई कैप मतलब आई कैप, 4 माइनस 3 मतलब 1 तो जे कैप, 5 माइनस 5 तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं 32 में पूछा गया कि एक ऐसा वेक्टर पता लगाना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के जैसा हो लेकिन वो खुद ए के पैरेलल हो, तो सी वेक्टर मान ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड बी के जैसा हो, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट में 625, रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 25,
तो मैग्नीट्यूड तो बी का दे देते हैं। डायरेक्शन किसका चाहिए, ए का। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बोले उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या लिख लेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप होल अपॉन 5। 5 5 जा 25, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अंडर ब्रैकेट 3i कैप प्लस 4j कैप। चूंकि ब्रैकेट खुला हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यह आ जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप। तो 15i प्लस 20j, 15i प्लस 20j, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 में पूछा जा रहा है कि भाई ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका मैग्नीट्यूड निकालें। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मान ले रहे हैं ये ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, रूट में 2/2, 2/2 2 मतलब 1, रूट से बाहर आएगा तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए आता हुआ दिख जाएगा। क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं, 34 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है कि भाई एक वेक्टर ऐसा है, उसका एंगल बताना है किससे, वाई एक्सिस से। तो अगर हम ध्यान से देखें, वेक्टर को प्लॉट कर सकते हैं भाई, 2x में चलना है, 3j में चलना है। तो ये रहा हम लोगों का वेक्टर, ये रहा 2, ये रहा 3, ये है x और ये है y। अब बात ये है कि मतलब सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है यहाँ पे कि y के साथ एंगल तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में भी पढ़े हुए हैं, तो cos बीटा से भी निकाल सकते हैं। अगर हम cos बीटा से निकालने का प्रयास करें तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ए वाई। याद करो फॉर्मूला क्या था, ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई कितना है भाई, ए वाई है 3। मैग्नीट्यूड निकालें अंडर रूट में 4 + 9, तो कितना आ जाएगा रूट में 13। तो cos बीटा क्या आएगा, cos बीटा आ जाएगा 3/√13। क्लियर है। लेकिन बात है कि ऐसा कुछ तो हम लोग को दिख नहीं रहा ऑप्शन। देखो cos इनवर्स 3/13 तो दिख ही नहीं रहा भाई। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, अगर ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3, ये वाला एंगल बीटा है, तो हम लोग क्यों नहीं tan बीटा निकाल लेते हैं भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/3 और बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता हुआ ही दिख जाएगा। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रहे। अच्छा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो भाई cos पता है तो यहाँ से tan निकाल सकते हैं, वो जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे उस हिसाब से। ठीक है, निकाल लेंगे, सेम आंसर आएगा, तो वही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 35 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया कि 5 और 12 के दो फोर्सेज है, तो रिजल्टेंट कब 17 होगा। तो हम लोग अगर फॉर्मूले पर जाएं तो r इज इक्वल टू क्या होता है, √a² 25 b² 144 प्लस 2 ab 12 5 जा 60 62 जा 120। तो यहाँ वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 cos थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, r इक्वल क्या आ जाएगा अंडर रूट में 169 प्लस 120 cos थीटा। तो ये हम लोगों का r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। पहली बार r को 17 रखना है, तो रखते हैं। 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल्स टू 169 प्लस 120 cos थीटा। उधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 120 अपॉन में 120, ये cos थीटा 120 120 कट गया 1। किसके cos की वैल्यू 1 होती है भाई, cos 0 डिग्री की, तो जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा 0 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री से चालू करेंगे, मतलब d तो नहीं हो सकता, तो d तो हटा देंगे भाई। अगले पे चल रहे हैं। फिर बोला गया कि भाई 7 न्यूटन कब आएगा, तो 7 न्यूटन में ध्यान देते हैं। 7 रखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू 169 प्लस 120 cos थीटा। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रूट उधर जाके स्क्वायर तो बना ही देगा। 49 में से 169 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा माइनस में 120 अपॉन में 120 किसके इक्वल, cos थीटा के इक्वल। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। तो 0 देन 180, इसका मतलब क्लियरली कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आता हुआ दिखेगा। तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, ऑल्दो चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो। 13 पुट करेंगे, 169 कट जाएगा, तो 0 बचेगा। 0 अपॉन 120 भी 0, तो cos की वैल्यू 0, तो किसके cos की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 डिग्री की। इसीलिए 35 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जनरली हम लोग को किस बात की आदत है, जनरली हम लोग को आदत है कि हम लोग यहाँ पर टाइम देखते हैं और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फंक्शन देखते हैं, एस वी और ए वगैरह वगैरह।
तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि टी इस एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर नहीं है। अगर टी इस पर्टिकुलर एक्सिस पर होता तो क्या होता कि भाई ग्राफ में पहले आगे गए और फिर पीछे गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी भी टाइम आगे बढ़ के पीछे घट नहीं सकता है। तो अगर यहाँ टी होता होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि टी बढ़ के फिर घट रहा है तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन चूंकि टी यहाँ है तो यहाँ लगातार टी बढ़ता ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एस के साथ क्या हुआ है कि एस बढ़ते हुए टाइम के साथ तो बढ़ा है, लेकिन बढ़ते हुए टाइम के साथ एस फिर धीरे धीरे क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, तो एस धीरे धीरे क्या होने लगा है, घटने लगा है। और अगर एस घटा है तो भाई पहले जहां था वापस वहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। चूंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, तो जो नेट एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चूंकि अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो अपॉन टाइम कर लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है कि एक जो बुलेट है वो 3 सेंटीमीटर चलने के बाद अपनी वेलोसिटी को लूज कर दे रहा है। कितना लूज कर रहा है, आधा लूज कर दे रहा है। तो मान ले रहा है कि इनिशियल स्पीड उसका u है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, u/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2a पता नहीं, और s की जगह क्या हो जाएगा भाई 3/100। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा, 6a/100 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 4। अगर हम लोग ये एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व कर लें तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल्का फुल्का इसको सिंप्लीफाई कर लेने का प्रयास करें तो 3 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a 2a/100 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 4। देखते हैं आगे क्या यूज है, फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ दे रहा है। ठीक है, बोला गया कि हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट, कि कितना और पेनिट्रेट करेगा रेस्ट में आ जाने से पहले। तो फाइनल वेलोसिटी क्या कर लेंगे, 0। अब इनिशियल कितना हो जाएगा, u/2। क्यों, क्योंकि पहले u से चल रहा था, u/2 हुआ, कुछ ट्रैवल किया होगा। अब हम अगर अगले सेगमेंट पर ध्यान देंगे, पहले u से चल रहा था किसी ब्लॉक में, पहले वो u से एंटर किया, कुछ 3 सेंटीमीटर चलने के बाद उसका जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया, u/2। पूछा जा रहा है और कितना चलने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस सेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनल 0, इनिशियल u/2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस, तो s। ठीक है, इधर उधर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल सकता है भाई, 2as इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 4, एंड u स्क्वायर बाई 4 इज नथिंग बट 2a/100। अगर हम लोग यहाँ से कट कुट कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा, s की वैल्यू मिल जाएगी 1/100 मीटर में, क्योंकि मीटर हम लोग कन्वर्ट कर लेते सब कुछ। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो s की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 1 सेंटीमीटर। क्लियर ना, तो 1 सेंटीमीटर और चल के और पेनिट्रेट करके जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोगों को x दे दिया गया, y दे दिया गया है और पूछा गया है कि स्पीड बतानी है हम लोगों को। तो डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी इन x कितना आ जाएगा, अगर हम डिफरेंशिएट कर ले तो सिंपली क्या आएगा, वो 2at आएगा। अगर हम वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकाल ले तो वो कितना आ जाएगा, 2bt हो जाएगा। अगर हम लोग v नेट निकाल ले तो v नेट क्या हो जाएगा, v नेट हो जाएगा अंडर रूट में दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो क्या लिख लेंगे, 2at का स्क्वायर और प्लस 2bt का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को 2t कॉमन लेके हम बाहर फेंक देंगे, तो 2t बाहर, अंडर रूट में क्या बचेगा भाई, अंडर रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। तो 2t अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता हुआ कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं एक बार। 39 में क्या बोला जा रहा है, 39 में बोला गया है कि s दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का। देखते हैं एक बार, डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो वेलोसिटी आएगा, कितना आ जाएगा भाई, पावर आगे एक पावर कम, तो 4t प्लस 2। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है ना, हाँ 39 हो चुका है। 40 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, x दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब डिफरेंशिएट करके t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे भाई इनिशियल के लिए। तो डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट का 0 माइनस 5t का 5 और 6t स्क्वायर का पावर आगे एक पावर कम, तो क्या हो जाएगा 12t। अगर हम लोग t की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो सिंपली कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर ना,
आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में बोला गया है कि मैक्स जो हॉरिजॉन्टल रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है। करते हैं एक बार, रेंज को एच मैक्स के इक्वल कर रहे हैं भाई। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। एच को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यू स्क्वायर जी से जी कटा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 2 2 जा 4, ये वाला कॉस नीचे चला जाएगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4 आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4 आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 आता हुआ दिख जाएगा। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में बोला जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकर वो पैराबोलिक पाथ से फॉलो करते हुए गिरे, इसका मतलब कि ये कुछ और नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होती है जो कांस्टेंट रहती है। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ही जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 43 में बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, किस एंगल पे फेंका गया है वो पूछा गया है। और दिया क्या है, दिया ये है कि भाई वो 2 सेकंड में किस एंगल फेंका गया पूछा गया है। और दिया गया कि वो 2 सेकंड में आफ्टर 2 सेकंड वो 5 मीटर ट्रैवल कर ले रहा है। क्लियर ना। तो शुरुआत कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कितना ट्रैवल किया है भाई 5, u कितना है 25, थीटा पता ही करना है, समय कितना लिया 2 माइनस हाफ, g की जगह 10, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 से कटेगा 2, 20 उधर जाके जुड़ जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू 25 साइन थीटा और इंटू 2, 25 से 25 एलिमिनेट हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से क्लियरली थीटा की वैल्यू कितनी दिख जाएगी 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आता हुआ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो 43 का ए ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में बोला गया कि रेंज दिया हुआ प्रोजेक्टाइल का फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। रेंज क्या है, मैक्सिमम कब होता है भाई, 45 डिग्री पर ये बता दिया गया है। बोला गया कि रेंज मिनिमम कब होगा वो बता देते हैं। तो रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। भाई अगर हम पार्टिकल को किसी भी एंगल में फेंकेंगे रेंज कुछ ना कुछ आ जाएगा। कब नहीं आएगा, जब हम रेंज को वर्टिकली, जब हम पार्टिकल को वर्टिकली फेंकें, पार्टिकल को वर्टिकली या तो हम कॉमन सेंस से सोच लें या तो हम रेंज को 0 कर दें। रेंज को हम 0 करेंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल 0। ये किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन 180 डिग्री की। तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल 180 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। क्लियर ना, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में बोला गया कि उसको रिलीज किया गया एक विंडो से, किसी पर्टिकुलर ट्रेन की विंडो से रिलीज किया गया है। और वो जो ट्रेन है वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई भी किसी सिस्टम से जब अलग होता है तो उसकी वेलोसिटी ले लेता है। तो जब ट्रेन से अलग होगा तो ट्रेन अगर हॉरिजॉन्टली स्पीड लेके चल रहा है तो उस पार्टिकल के पास भी हॉरिजॉन्टल में स्पीड होगा। अब वो उस स्पीड की वजह से आगे की ओर ट्रैवल करेगा। और आगे की ओर ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल करेगा, तो ये इस तरीके से ट्रैवल करेगा कि जैसे जैसे वो आगे पार्टिकल जाएगा तो आगे जाता तो रहेगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से नीचे भी गिरता रहेगा। तो आगे जाता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, कुछ एक पैराबोलिक शेप में गिरेगा। ठीक है, ये एकदम वैसा ही आर्टिकल है जैसे प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट पढ़े होंगे सब लोग क्लास में, उस तरीके की बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि एक लिफ्ट है जो असेंड कर रहा है, असेंड, डिसेंड मतलब नीचे जाना, असेंड मतलब ऊपर जाना है। जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रहा है, कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बोला गया है कि टेंशन कितना होगा, तो ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे जी प्लस ए। एम की वैल्यू कितनी है भाई, एम की वैल्यू 500, जी की वैल्यू 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 5 जा 60 और 2 0 और तो कितना आ जाएगा 6000 न्यूटन। क्लियर ना। तो 6000 न्यूटन आता है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 46 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर।
47 बोला गया कि एक मास है 1 kg का जो सस्पेंड किया गया थ्रेड से, तो एक बार ये ऊपर की ओर लिफ्ट किया जा रहा है। अभी हम लोग देखें, जब ऊपर की ओर लिफ्ट किया जाता है तो m में m इंटू जी प्लस ए हो जाता है, और जब नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, T1 T2 मान ले रहे दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, जी की वैल्यू क्या है भाई 9.8, 4.9 देख के आइडिया लग गया होगा, 9.8 प्लस 4.9 अपॉन 9.8 माइनस 4.9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 8 17, 9 4 13, 13 और 1 14, 14.7 अपॉन 4.9। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, T1 बाई T2 3 आ जाएगा, 3:1। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में हम लोगों को फोर्स दे दिया गया है, दिया गया कि उसका एक्सेलरेशन कितना है वो भी दे दिया गया है, मास पूछा जा रहा है भाई F इज इक्वल्स टू एम ए निकालना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे ए का बस मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो हम F का भी मैग्नीट्यूड रख दे रहे हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का 64, 64 और 36 100, 10 का स्क्वायर अगेन 100, m पता करना है, a की वैल्यू तो 1 है, 100 100 बाहर 10, 1 1 जुड़ के √2 इज इक्वल्स टू m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√2 kg, तो 10√2 kg आता हुआ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग को मोमेंटम दे दिया गया, पूछा गया नेट फोर्स के बारे में, तो भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है dp बाई dt, न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोगों को पता है, डिफरेंशिएट कर देंगे अगर तो a का तो 0 और bt स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2bt, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, t के, तो फोर्स है जो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, t के, प्रोपोर्शनल टू t। क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कि एक m जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, इम्पिंज स्ट्राइक कर रहा है, इम्पिंज, ठीक है, इम्पिंज इलास्टिकली इम्पिंज कर रहा है, इसका मतलब कि अच्छा कितनी बॉल है, n बॉल है, कितनी देर में स्ट्राइक कर रहा है, तो बोला गया है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं ईच सेकंड में, एक सेकंड में n बॉल स्ट्राइक कर रहे हैं, कितनी स्पीड से, तो u स्पीड से, इलास्टिक कोलिजन है तो अगर u से टकराएगा तो u से ही बाउंस बैक हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो क्या हो जाएगा भाई mu माइनस mu होगा कि नहीं, ये ध्यान रहे कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फाइनल इधर की तरफ प्लस मान लिए हैं, इधर की तरफ माइनस मान लिए, तो फाइनल मोमेंटम प्लस में, इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव और एक और नेगेटिव डिफरेंस का, तो ऐड होके क्या आ जाएगा 2mu। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा p बाई डेल्टा t, ये तो एक की वजह से, अगर हम टोटल की बात करें तो हम लोग क्या कर लेंगे, n का मल्टीप्लाई डेल्टा p, और समय कितना लिखा है बोले ईच सेकंड, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में n बॉल से स्ट्राइक कर रही हैं, तो n और चेंज मोमेंटम कितना है 2mu, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2nmu। क्लियर ना, तो ये इस तरीके से है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 का भी डिस्कशन हो गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आता हुआ दिख रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।